अब हम देखते हैं दो कुंडलियों के प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व में संबंध। ठीक है, दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक देखते हैं, संबंध देखते हैं। तो अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व अलग अलग चीज़ें होती है, तो उनमें बस रिलेशन क्या होता है उसको समझते हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क भी दिया जा सकता है, बिकॉज इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। दो कुंडलियों के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व, बस ये होता है कि इसमें मानते हैं कि मानो पहली कुंडली प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या R1 होती है और उसमें फेरों की संख्या N1 होती है। तो उसी स्थिति में जो स्वप्रेरकत्व होता है वह L1 होता है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, A होता है। या जैसे ही उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होता है और उसकी क्या होती है, स्वप्रेरकत्व L1 होती है, तब उसमें I1 धारा प्रवाहित होती है। तो I1 धारा के प्रवाहित होने पर उस पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को φ1 ले लेते हैं। ठीक है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र गुणा प्रभावी क्षेत्रफल। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों का क्या होता है, केंद्र पर निकलता है, तो केंद्र के लिए μ0 N1 I/L होता है, जो कि कल परसों के फार्मूला में हमने पढ़ा। और प्रभावी क्षेत्रफल जो होता है वो अनुप्रस्थ काट जो है, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर होगा, लेकिन उस पर संपूर्ण पृष्ठ में उसमें फेरों की संख्या पर होगा। ठीक है, तो उस पर चुंबकीय फ्लक्स μ0 N1 I/L इंटू N1 A हो जाएगा। तब उस कंडीशन में जब φ1 बराबर इतना हो रहा है, तो अब हम लोगों को रिलेशन क्या देखना है, स्वप्रेरकत्व के लिए, है ना। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व को L1 से नोट करते हैं। L1 बराबर φ1/I होता है, तो L1 बराबर हो जाता है μ0 N1 का स्क्वायर A/L। ठीक है, φ1 का जो भी वैल्यू है हम इसको यहाँ पर क्या किए, सब्स्टिट्यूट कर दिए, बटा I है तो I है, तो ये वाला I इस I से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो μ0 N1 और N1 क्या हो गया, N1 का स्क्वायर इंटू A है तो A बच गया और L है तो L बच गया। इसी प्रकार हम जैसे प्राथमिक कुंडली के लिए निकाले हैं, उसी प्रकार द्वितीय कुंडली के लिए भी क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो द्वितीय कुंडली के लिए निकालते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, तो द्वितीय कुंडली का कंडीशन मिल जाता है क्या, तो इसी प्रकार द्वितीय कुंडली के लिए L2 बराबर मिल जाता है μ0 N2 का स्क्वायर A/L। क्लियर है इतना, तो इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब हम जानते हैं कि प्राथमिक के लिए बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के लिए स्वप्रेरकत्व है और यहाँ पर द्वितीयक के लिए स्वप्रेरकत्व है ना। तो जब धारा I का मान प्राथमिक कुंडली में बहाते हैं तब P से प्रवाहित होती है, तो वो द्वितीय कुंडली S से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बहता है। तो उस कंडीशन पर जो सेकेंडरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बहती है वो जो है प्राथमिक कुंडली में बह रही थी वो ये था, द्वितीय कुंडली में μ0 N1 I/L इंटू N2A हो जाता है। ये सिमिलरली ऐसे ही रहते हैं, सिर्फ जहाँ N1 है वो क्या हो जाता है, N2 हो जाते हैं। और यहाँ का N1 N2 में क्यों कन्वर्ट नहीं होता, बिकॉज प्राथमिक कुंडली की वजह से द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या में क्या हो रही है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रही है। क्लियर नहीं इतना तक। अब आगे देखते हैं, तो उस कंडीशन पर φS बराबर μ0 N1 I/L इंटू N2A मिल जाता है। कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व M हो तब उस कंडीशन पर M बराबर φS/I प्राप्त होता है, जो कि कल परसों के फार्मूला में हमने पढ़ा। अब φS का जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे, और फाई का वैल्यू रखने पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, तो फाई का वैल्यू रखने पर हम लोगों को मिल जाता है M इक्वल्स टू क्या, तो μ0 N1 I इंटू N2A। जो φ1 का वैल्यू हम लोग अभी देखे हैं, φS इक्वल्स टू क्या था, μ0 N1 I/L इंटू N2A था। उन सभी वैल्यू को यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया और बटा I है तो LI हो जाता है, ये दोनों मिलकर, तो ये आ गया क्या, M इक्वल्स टू μ0 N1 N2A/L। अब क्या करते हैं, जो समीकरण 1 देखे हैं L1 और समीकरण 2 देखे हैं L2, उन दोनों में क्या कर लेते हैं, तो उन दोनों को गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो देखो ये वाला इक्वेशन जो समीकरण 1 है, यहाँ से ये जो समीकरण 1 है और ये जो समीकरण 2 है, ठीक है, इन दोनों समीकरण में देखते हैं तो दोनों का हम यदि क्या करते हैं, तो गुणा करते हैं, तो हम लोगों को इक्वेशन क्या मिल जाता है उसको देखते हैं।
तो उस कंडीशन में इक्वेशन मिल जाता है हम लोगों को अंडर रूट L1 L2। तो अंडर रूट तो दोनों पक्ष में किए, गुणा भी किए, तो अंडर रूट लिए हैं तो L1 का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, गुणा करके L2 का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को इतना मिल जाता है। अब इसको आगे यदि देखते हैं तो यहाँ L1 L2 तो ऐसे रह जाते हैं, लेकिन म्यू ज़ीरो दो बार है, बाहर निकल गया अंडर रूट से। N1 का स्क्वायर वर्ग से कटकर N1 हो गया, N2 का स्क्वायर ये वर्ग से कटकर N2 हो गया, ये और ए स्क्वायर होता है इसीलिए बाहर निकल गए, एल स्क्वायर हो गया वो भी बाहर निकल गया, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि इतना का मान जो होता है स्वप्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरण गुणांक m के बराबर होता है, जो कि क्या होते हैं अंडर रूट L1 L2 के बराबर होते हैं। अतः हम यह संबंध मान सकते हैं कि ये जो होते हैं के एक नियतांक लेते हैं तब उस कंडीशन पर मान जो है क्या होता है, तो उस कंडीशन में यदि हम प्राथमिक कुंडली के प्रेरकत्व स्वप्रेरकत्व गुणांक और द्वितीय कुंडली के स्वप्रेरकत्व गुणांक के गुणनफल को एकांक मानते हैं तो हम एक m का मान भी एकांक प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार हम लोगों का ये वाला अध्याय खत्म होता है। हम कल चर्चा करते हैं नेक्स्ट अध्याय में। तो उसमें ये जो अध्याय था इसमें बहुत ही कम IMP टॉपिक था, ये नॉर्मली बोलना चाहिए, तो ये नॉर्मली टॉपिक है जो कि बड़े क्वेश्चन के लिए उठाया नहीं जा सकता है। तो हम लोगों का जितने भी IMP क्वेश्चन पढ़ना है वो नेक्स्ट अध्याय में ही पढ़ना है, एक दो IMP क्वेश्चन को छोड़कर, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों का अध्याय आज का क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।